Hello students, here is some more question of realization account from dissolution chapter. Okay, तो इससे realization में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो हम जितना हो सके उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, तो आपको न्यूमेरिकल्स का मैं कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूँ ताकि आप अपने आप से अच्छे से सॉल्व कर पाओ. क्लियर? ये क्वेश्चन लिख के पढ़ते हैं. प्रशांत एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 3:2. In spite of repeated reminders by the authorities, they kept dumping hazardous material into a nearby river. The court ordered for the dissolution of their partnership firm on 31st March 2022. ओके, तो यहाँ पे कोर्ट ने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व होने का ऑर्डर दिया है क्योंकि वो डेंजरस हैजार्डियस मटेरियल रिवर पे डिस्पोज कर रहे थे. ओके, तो उनकी कंपनी जो है अनलॉफुल बिजनेस कर रही थी, इसलिए कोर्ट ने फर्म को डिसॉल्व होने का ऑर्डर दिया हुआ है. ओके, प्रशांत वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लाइबिलिटीज. ही वॉज पेड 1000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज. ओके, तो प्रशांत को 1000 एज ए कमीशन पे किया गया, एसेट्स को रियलाइज और लाइबिलिटीज पे करने के लिए एज ए कमीशन पे किया गया. ओके, तो इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री होगी. क्लियर? अब बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये तो पता है इसमें सब आपको क्या क्या करने हैं. ओके, तो सब आपको ट्रांसफ़र कर देने हैं, सिवाय कैश ट्रांसफ़र नहीं होगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा. ओके, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स मिसेस प्रशांत लोन, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है. मिसेस प्रशांत लोन, राजेश लोन को ट्रांसफ़र नहीं करना है. ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एसेट से रिलेटेड अगर कोई फंड रिजर्व प्रोविजंस हैं तो वो भी ट्रांसफ़र होगा. तो इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आप ट्रांसफ़र करोगे. तो ट्रांसफ़र है, बस इतना ही करना है. तो फटाफट पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि एडजस्टमेंट्स को साइड बाय साइड करते रहें. तो स्टेप 1, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स. तो 2 एसेट्स, ट्रांसफ़र. ओके, so building, $1,20,000. Investments, $30,600. Debtors, $34,000. ठीक है, डेटर्स के साथ में जो प्रोविज़न होता है ये भी आप साइड बाय साइड ट्रांसफ़र कर लो, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि ये उनसे मिस हो जाता है. ओके, तो सिली मिस्टेक्स कुछ भी ना हो वो मैं आपको बताता रहता हूँ. ओके, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र में प्रोविज़न को भी लिखते जाओ. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, amount is 4,000. Okay, now bills receivable, $37,400. गुडविल, गुडविल को भी नॉर्मल एसेट्स की तरह ही ट्रीट करना है. ओके, अगर वो बैलेंस शीट में दिया है तो हो गया. तो एसेट्स पूरे ट्रांसफ़र हो गए. अब इसको टोटल कर लेते हैं. comes to 212. Okay, 2,12,000.
सॉरी 2,26,000. ओके, नाउ लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे. क्रेडिटर्स 80,000. मिसेस प्रशांत लोन 40,000. ओके, मिसेस प्रशांत लोन क्यों? बिकॉज दिस इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी. ये आउटसाइड पर्सन हो गई फर्म के लिए, इसलिए इसको ट्रांसफ़र करेंगे नॉर्मल लाइबिलिटी जैसा. देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8,000. ओके, ना इसको टोटल कर लेंगे. कम टू 1,32,000. ओके, तो स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया. अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं. प्रशांत एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन. प्रशांत जो है अपनी वाइफ का जो लोन है जो लिए है फर्म में, वो पे करने के लिए वो एग्री हुआ है. तो क्या होगा? पार्टनर पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी में क्या आएगा? बाई प्रशांत, सॉरी टू प्रशांत कैपिटल. टू प्रशांत कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप? वाइफ्स लोन, ताकि समझ में आ जाए कि किस चीज़ का पेमेंट हो रहा है. ओके, तो प्रशांत वाइफ्स लोन इज 40,000. ओके, अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट देखो. प्रशांत वॉज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स टू पे द लाइबिलिटीज. ही वॉज पेड 1,000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज. ओके, तो प्रशांत को एज ए कमीशन फर्म ने पे किया है, तो ये भी क्या होगा? प्रशांत से कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा. तो प्रशांत कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कमीशन. ओके, तो कमीशन दिया गया 1,000 का. नाउ बाई बैंक अकाउंट, assets realized. ओके, तो डेटर्स कितना रियलाइज किए? 24,000. राजेश टुक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स एट 27,000. राजेश ने पूरा इन्वेस्टमेंट ले लिया 27,000 पे. ओके, और क्या है? बिल्डिंग रियलाइज 1,52,000. सो बिल्डिंग 1,52,000. Then bills receivable were settled at a loss of 1,400. And bills receivable 1,600 के लॉस पे सेटल कर दिया. तो बिल्स रिसीवेबल 37,400 है. इसमें से 1,400 माइनस कर दो. It comes to 36,000.
ठीक है, तो बस ये तीनों ही हैं, टोटल कर दिए 2,12,000। अब पार्टनर ने जो एसेट्स लिए हैं बाई राजेश कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट ले लिया है, ब्रैकेट में लिख दिए इन्वेस्टमेंट, कितने में लिया है 27,000। Then creditors were payable after 2 months. They were paid immediately at 10% discount. ओके, तो क्रेडिटर्स 2 मंथ के बाद पे करने का डेट था, बट उसको इमिडिएटली पे कर दिया गया है, तो 10% डिस्काउंट मिला है। तो देखो, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, उसमें 10% डिस्काउंट पर एनम था। तो पर एनम जब दिया रहेगा तो वो 1 साल का डिस्काउंट है, तो जितने महीने पहले पे किया उतने महीने भी निकालना पड़ेगा। लेकिन पर एनम नहीं दिया है, इसका क्या मतलब हो रहा है कि सिर्फ 10% डिस्काउंट ही आपको लेना है। समझ में आ रहा है? तो इन सब बारीकों को ध्यान देना है। यहाँ पे पर एनम नहीं है तो मंथ निकालने की ज़रूरत नहीं, सीधा 10% निकालेंगे और वो तो डिडक्ट कर देंगे। तो क्रेडिटर्स 80,000 है, 80,000 क्रेडिटर्स, और उसका सीधा 10% यानी कि 8,000 निकाल के उससे लेस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 72,000। तो टू बैंक अकाउंट, किसके लिए? क्रेडिटर्स पेमेंट के लिए 72,000। ठीक है, समझ में आई है? तो यहाँ पे पर एनम को ध्यान देना है आपको, पर एनम है कि नहीं है। ओके, कई स्टूडेंट्स रट लेते हैं, तो पर एनम को अपने आप से वो अपने माइंड में ही रख के उसको पर एनम निकाल देते हैं। तो नहीं, यहाँ पे पर एनम नहीं है तो आपको मंथ्स कैलकुलेट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? देन लास्ट एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2,500। तो ये फर्म नहीं पे किया है, तो टू बैंक अकाउंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, दिस 2,500। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो देखो, अभी यहाँ पे देख लिया आप, जहाँ जहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है ये कैपिटल ट्रांसफर होंगे कैपिटल अकाउंट्स में। ओके, और जहाँ जहाँ बैंक लिखा है ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ओके, समझ में आ गया? अब इसका डिफरेंस निकाल देते हैं। रिवैल्यूएशन गेन, $3,71,000 क्रेडिट साइड का टोटल, so to revaluation gain transfer to Rajesh capital account, sorry Prashant, then Rajesh। ओके, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 29,500। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 पे। ओके, 3:2 रेशियो दिया हुआ है, 3:2 पे डिवाइड कर दिए, इट कम्स टू 17,700 एंड 11,800। ओके, तो क्लोज कर दिए।
क्लियर? तो इसमें से सब चीज़ आप पहले भी कर चुके हो, ठीक है। तो इसे भी प्रैक्टिस के लिए है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कौन सा नया ट्रांजैक्शन आपने देखा, एक तो क्रेडिटर्स डिस्काउंट वाला है, ओके। देन ये जो मैंने टिक मार्क किया है कमीशन वाला, इस चीज़ को ध्यान देना है, ओके। तो कई स्टूडेंट्स को कमीशन है तो इसको एज ए कैश ट्रीट कर लेते हैं, तो कैश नहीं है, ये भी रियलाइजेशन से रिलेटेड ही है, ओके। पार्टनर्स को पर्सनली पे नहीं किया गया है, उसको रियलाइजेशन एक्सपेंस मैट करने के लिए ही दिया गया कमीशन, हो गया। नौ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर 2000 ओके। फिर आपको स्टार्ट करना है प्रीवियस बैलेंस शीट से। यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो इसको दिस इज द डेबिट बैलेंस, इसलिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओके। तो 4800 3200, ठीक। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, गुडविल नहीं, ओके। और क्या बच गया इसमें, बस सारा चीज़ हो गया है। अब इसमें रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन से आप ट्रांसफ़र करते जाओ, रियलाइजेशन से क्रॉस एंट्री करते जाओ और इसे ट्रांसफ़र करते जाना है। बाई रियलाइजेशन अकाउंट, कमीशन, ओके। प्रशांत ने कमीशन लिया था 1000 का, ये रियलाइजेशन से ट्रांसफ़र हुआ। देन प्रशांत ने वाइफ्स लोन पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट वाइफ्स लोन, अभी प्रशांत का है 40,000 का। रियलाइजेशन गेन ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट गेन 17,700 एंड 11,800, ओके। देन राजेश ने इन्वेस्टमेंट लिया, तो टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट तो 27,000, ओके। बस अब डिफरेंस निकाल दिए। प्रशांत का 1,700,000 डिफरेंस आएगा टू कैश या फिर बैंक, फाइनल पेमेंट। डिफरेंस निकाल दिए, ये 195,900,
क्या है 23,600। ओके, तो कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिए अब। ओके, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब बस कैश अकाउंट और टैक्स से कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, कितना है 6,000। देन रियलाइजेशन अकाउंट से देखते जाओ क्या क्या पेमेंट हुआ है, उसी क्रॉस एंट्री करते जाएंगे। क्रेडिटर्स पे हुआ था और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे हुआ था। ओके, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं। 72,000 प्लस 2,500 यानी कि 74,500। ओके, देन एसेट्स से पैसे मिले तो टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर एसेट्स रियलाइज्ड। ओके, इट इज 2,12,000। ओके, देन राजेश के लोन को भी पे ऑफ करना है। देखो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ये भी छूट जाता है। राजेश लोन इसको भी पे ऑफ करना है। ओके, कोई भी लाइबिलिटी छूटनी नहीं चाहिए। तो इंटरनल लाइबिलिटी है तो ये भी पे होगा। तो लोन का पता ही है आपको, लोन को रिलीज सेटल करना होता है बाय राजेश लोन 24,000। नाउ फ्रॉम कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट के लिए बाय प्रशांत कैपिटल 95,900 बाय राजेश कैपिटल 23,600। ओके, उसको टैली कर दिए। 2,18,000 2,18,000। ओके, तो क्लियर हो गया। तो आपको क्या ध्यान देना है कैश अकाउंट में, राजेश लोन तो लोन अकाउंट भी जब प्रिपेयर होता है तो क्या होगा, बाय बैलेंस BD 24,000 और पे करने की एंट्री टू बैंक अकाउंट। ओके, तो फिर लोन अकाउंट से फिर कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ओके, यहाँ पे लोन अकाउंट बनाने नहीं बोला है, अगर बनाना होता लोन अकाउंट तो फिर लोन अकाउंट बाय बैलेंस BD अमाउंट 8,000 सॉरी 24,000 और इसी को पे कर देते टू बैंक अकाउंट 24,000। ओके, ये क्लोज हो जाता है लोन और फिर यही जो है कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो समझ में आ गया ये क्लियर। तो ये चीज़ सब आपको बारीकियों से, सब इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको लॉजिक जो है पूरा फ्लो जो है माइंड पर रहना चाहिए। फ्लो जहाँ भटका आपका, आपसे एंट्री छूटेगा ही छूटेगा। ओके, तो फुल कंसंट्रेशन से आपको इसको सॉल्व करने हैं। क्लियर।
ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A and B sharing profits and losses in the ratio of 3:2 agreed upon the dissolution of the firm on 31st March 2002 on the following terms. ओके, तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं बाद में पढ़ते हैं. पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं क्योंकि इससे जो भी ट्रांसफ़र करने हैं, ताकि मैं एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आपको जैसे ऐसा होता जा रहा ट्रांजैक्शन वैसा करके बताते जाऊँ. तो जो भी ट्रांसफ़र्स वाले एसेट्स वो देख लेते हैं. कैश एंड बैंक, ये बैंक अकाउंट में जाएगा. स्टॉक डेटर्स ट्रांसफ़र हो जाएगा. प्रोविजन लाइबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होगा. लोन टू ए, दिस इज़ द एसेट साइड. लोन टू ए, जितने भी इंटरनल एसेट्स हैं, ठीक है, ये जो पार्टनर का ही है अमाउंट. ओके, तो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, ये बाद में पे होगा. ओके, जितने भी लोन्स हैं, एक तो लोन टू ए दिया हुआ है, लोन बाय बी दिया हुआ है. ओके, तो दिस इज़ द नाइस क्वेश्चन. तो लोन टू ए एंड लोन टू बी, ओके, ये अलग से इसका अकाउंट प्रिपेयर होगा और वहाँ से कैश पेमेंट करने के बाद में कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो रियलाइजेशन में नहीं आएगा. ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी आएगा, बिल्डिंग आएगी, फर्नीचर आएगा, गुडविल आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा बिकॉज दिस इज द डेफर्ड एक्सपेंडिचर. क्लियर? एसेट साइड हो गया. लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेबल आएगा. रिजर्व कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस सेम, क्रेडिट साइड. ओके, तो यहीं पे मार्क कर लिए ताकि ये भूले नहीं हम. क्लियर? तो उसको पहले ट्रांसफ़र एंट्रीज फटाफट कर लेते हैं ताकि एडजस्टमेंट्स साइड बाय साइड करें हम. टू एसेट्स, ट्रांसफ़र, लाइन से करते हैं. स्टॉक 80,000, डेटर्स 66,000, प्रोविज़न को साइड में लिख देते हैं. $6,000, then machinery 30,000, building 33,000, furniture 10,000, goodwill 15,000, prepaid insurance 1,000. ओके, इतने ही हैं ट्रांजैक्शंस. टोटल कर लेते हैं. $235,000. Now liabilities transfer, creditors 80,000, bills payable 25,000,
बस, और कुछ भी नहीं है। टोटल कर लेते हैं। ओके, तो हो गया ट्रांसफर एंट्री स्टेप 1, स्टेप 2 हो गया। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। A took 50% of the stock at a discount of 20%। 50% ऑफ द स्टॉक डिस्काउंट 20%, और उसके बाद लिखा हुआ रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ओके, तो 80,000 का स्टॉक है, इसका 50% 40,000। 40,000 का जो स्टॉक है वो ए ने लिया है। ओके, बट कितने में? डिस्काउंट पे 20% लेस करके लिया है। तो कितना हो गया ये? 32,000। ओके, ये ए का है, और रिमेनिंग स्टॉक सेल कर दिए, तो 40,000 का स्टॉक सेल हुआ कितने पे? 30% प्रॉफिट पे, यानी कितना हो जाएगा ये? 52,000। दिस इज बैंक, सेल हुआ है। ओके, तो ये दो अलग अलग एंट्रीज हैं, इसको करना है। ओके, तो बाई बैंक अकाउंट फॉर एसेट्स रियलाइजेशन। ओके, स्टॉक 52,000, बाई एस कैपिटल अकाउंट, किस लिए? स्टॉक लेने के लिए। ओके, कम्स टू 32,000। क्लियर? नाउ 12,000 आउट ऑफ सन्डी डेटर्स वर नॉट रिकवर्ड। इसका क्या मतलब होता है? डेटर्स में से 12,000 के जो वैल्यू के डेटर्स थे उनसे पैसे नहीं मिलने वाले, तो क्या हो गया? डेटर्स की वैल्यू कम हो गई। ओके, तो डेटर्स कितने में रियलाइज होगा? 12,000 कम कर दिए, तो डेटर 66,000 का था, उसमें 12,000 हटा दिए, तो इट कम्स टू 54,000। ओके, मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इस पे ही प्रॉब्लम हो जाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं उनको समझ में ही नहीं आता, तो ये मीनिंग आपको अच्छे से समझना है। ओके, तब जाके आप ट्रांजैक्शंस अच्छे से कर पाओगे। तो 12,000 का जो डेटर्स थे वो वर नॉट रिकवर्ड, उनसे पैसे नहीं मिल रहे। तो नहीं मिल रहे मतलब क्या होगा? मैं एसेट्स में तो नहीं दिखा सकते उतना, तो एसेट्स कम हो गया, डेटर्स कम हो गया, तो डेटर्स कितना रियलाइज करेगा? 66,000 माइनस 12,000। ओके, नाउ बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना रियलाइज किया? 1,40,000। ओके, और कोई एसेट्स है क्या? यस, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 10,000, तो फर्नीचर 10,000 पे रियलाइज किया। ओके, तो इतना ही है बस, 4 एंट्रीज टोटल कर लिए। हो गया क्लियर? अब लायबिलिटी तरफ देखते हैं। हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड कैश ऑफ 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। यानी क्रेडिटर्स जो कि 80,000 का क्रेडिटर्स है, उसमें से जो हाफ क्रेडिटर है उसकी बात की जा रही है। समझ में आ रहा है? जो रिमेनिंग हाफ है उसकी बात की जा रही है कि 40,000 क्रेडिटर्स में
मशीनरी भी लिया है और 5,000 का उसे कैश भी पे किया गया है, तो 80,000 का क्रेडिटर्स है। इसमें से जो हाफ है 40,000 इसने मशीनरी ले ली, तो मशीनरी जो लिए उसे कोई एंट्री नहीं करना है। जो कैश पेमेंट किए हैं 5,000 उसकी एंट्री होगी। ओके, 5,000 जो कैश पे किए उसकी एंट्री होगी। तो ये तो हुआ हाफ पोर्शन का। तो हाफ पोर्शन और क्या बच गया? हाफ पोर्शन का क्या इन्फॉर्मेशन है? रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। रिमेनिंग जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 40,000 इसको पे किए 10% डिस्काउंट पे, यानी कितना हो गया? 10% डिस्काउंट पे किया 36,000। तो ये पे किए बैंक। ओके, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ओके, तो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए दोनों अमाउंट को टोटल करके लिख दिए। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 36,000 प्लस 5,000 41,000। तो टू बैंक अकाउंट फॉर लायबिलिटीज पेमेंट। ओके, तो क्रेडिटर्स 41,000। कैसा है? 41,000 समझ में आया? तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि इस टाइप का फ्लो चार्ट आपको बनाना ही बनाना है। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपका करेक्ट हमेशा नंबर्स निकल के आएगा। ओके, कई स्टूडेंट्स इसको नहीं बनाते हैं या तो गलत बना लेते हैं। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, जब माइंड में आपकी क्लियर हो जाए तब आप फटाफट तेजी से करने की कोशिश करना। ओके, क्लियर हो गया कैसे है 41,000? तो ये हो गया क्रेडिटर्स। नाउ क्या बोल रहे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000। तो टू बैंक अकाउंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस to bank account realization expenses 5,000. Okay, now Z, an old customer whose account was written off as bad debt in the previous year, paid 500. ओके, तो Z कोई एक ओल्ड कस्टमर था जिसका अकाउंट हमने बैड डेट क्रिएट कर दिया था। बैड डेट मतलब उससे पैसा नहीं मिल रहा था, तो हमने बैड डेट लिख दिया था। अब क्या हुआ? वो जो है 500 रुपीज़ पे किया है। तो जब भी ऐसा होता है उसको क्या कहते हैं? हम टर्म क्या यूज़ करते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, और बैड डेट्स रिकवर्ड कहाँ लिखा जाता है? एसेट साइड। ओके, तो ये एक एसेट्स हो गया। तो रियलाइजेशन में ये एसेट्स रिकवरी का एक एंट्री करेंगे। बाय बैंक बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, 500। ओके, तो मीनिंग समझते जाओ क्या हो रहा है। ओके, नाउ अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 1,000 वॉज डिस्चार्ज। अब एक लाइबिलिटी थी उसको भी पे ऑफ किया गया। ओके, तो लाइबिलिटी पे ऑफ के लिए फिर से टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटी पे कर रहे हैं। आपको एसेट्स और लाइबिलिटी का इसीलिए हर मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए। कंटिजेंट लाइबिलिटी 1,000। ओके, तो ये हो गए सारे एंट्रीज। अब एक बार आप लाइबिलिटीज़ तरफ देख लो। रियलाइजेशन में जो आपने अब लिखा हुआ है कि सारे लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो जाने चाहिए। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इसको कुछ नहीं करना है। ओके, क्रेडिटर्स हो गया पे। बिल्स पेबल इसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन तो भी इसे पे करना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं
वो पे होंगी ही होंगी। बिना लाइबिलिटीज़ पे किए हुए, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे किए फर्म क्लोज नहीं हो सकती। तो 25,000। तो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे ध्यान दे के रखो आप। ये पॉइंट जो भी बोला मैं, इसको पॉइंट को ध्यान रखो, क्योंकि ये स्टूडेंट मिस करते हैं, क्योंकि जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं उसको छोड़ देते हैं वो। ओके, कि इसका इन्फॉर्मेशन तो दिया ही नहीं था, ये माइंड से निकल जाता है। तो लाइबिलिटी को पे करना ही करना है, इससे ध्यान रखो। तो हो गया लाइबिलिटी पूरा पेमेंट, इसको टोटल कर लो। इट कम्स टू 66,000। ओके, अब सारे एंट्रीज हो गए, अब इसको टोटल कर लेते हैं। कम्स टू 399, 500। रियलाइजेशन गेन आया 92,500। ओके, तो 2 रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू A's capital account and B's capital account. ओके, 3:2 है रेशियो, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 55, 500 and 37,000। ओके, तो रियलाइजेशन क्लोज किए। तो आगे समझ में, रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना था वो मैं बताते जा रहा हूँ। एक तो ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको अच्छे से ध्यान दो। ओके, जिस ट्रांजैक्शंस में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो उसको मैं टिक मार्क कर दिया हूँ। ओके, तो ये रेड से जो मैंने टिक मार्क किया है, इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से ध्यान दे के इसकी एंट्री करनी है आपको। ओके, क्लियर है। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। दिस इज ए, दिस इज बी, ए एंड बी। ओके, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, $90,000, 30,000। ओके, अब एसेट साइड देखो क्या क्या हमें ट्रांसफ़र करना था। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये डेबिट साइड आएगा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3:2 पे। ओके, तो 10,000 को 3:2 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 6,000 एंड 4,000। हो गया। देन प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 11,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कम्स टू 6,600 एंड 4,400। ओके, तो ये तो हो गया बैलेंस शीट का। अब रियलाइजेशन अकाउंट में आए थे, जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट आपने लिखा हुआ है उसको ट्रांसफ़र करते गए। ओके, तो ए ने स्टॉक लिया था टू रियलाइजेशन अकाउंट,
for stock. Okay, 32,000. देखो इसमें रिजर्व भी है, रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है बाय रिजर्व। $34,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किए, कम्स टू 2,400 and 13,600. Now realization gain, $55,500 and 37,000. ओके, बस इतना ही है कंटेंट्स, टोटल कर लेते हैं। $1,72,500, 85,000, the difference to bank account, final payment, ओके, एक आया 1,34,500, बी का 81,000, तो क्लोज कर दिए। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया क्लियर। अब हमें लोन अकाउंट बनाना है, क्योंकि देखो क्या क्या बोला है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो अभी लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट बचे हुए हैं। ओके, पहले बैंक अकाउंट, पहले लोन अकाउंट बनेगा, देन बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को आपको लास्ट बनाना है, तो क्योंकि बैंक अकाउंट टैली होता है। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन पे, एक पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है और एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। समझ में आ रहा है? फर्म ने ए को लोन दिया है और बी ने फर्म को लोन दिया है। क्लियर? तो बैलेंस शीट में देख लो, लोन टू ए, ये क्या है, एसेट्स है, तो इसका डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बी डी, अमाउंट इज 10,000, तब उसने पे कर दिया। ओके, तो क्या होगा, बाई बैंक, ए ने पे कर दिया 10,000, उसको पे करना ही है। ओके, यहाँ पे क्लोज कर दिए 10,000 10,000। ओके, समझ में आ रहा है क्या हुआ है? ए को फर्म ने लोन दिया हुआ है, तो इसलिए एसेट्स हुआ फर्म के लिए। ओके, अब बीज लोन, ये लाइबिलिटी है फर्म के लिए। ओके, तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा बाय बीज लोन, इसका बैलेंस है 15,000। अब फर्म ने पे किया उसे टू बैंक अकाउंट 15,000। अब कुछ नहीं करना, बस उठा के इसकी क्रॉस एंट्री कर देनी है। ओके, तो लेजर में पता है सारे क्रॉस एंट्रीज होते हैं। क्लियर? अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होगा टू बैलेंस बी डी, कैश और बैंक को ऐड करके लिख लिए।
63,000, sorry, 36,000. Okay. $30,000 plus 6,000. क्लियर? अब पूरे क्रॉस एंट्रीज करते जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट से देखते जाओ जहाँ जहाँ पे कैश था. ओके, पहले तो जो एसेट्स डिस्चार्ज किए उसकी एंट्री कर लेते हैं. टू रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर एसेट्स रियलाइज, इसका टोटल कितना था? 2,56,000. ओके, तो लाइबिलिटीज़ का भी बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज़ पेमेंट 66,000. ओके, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000. देन कंटिजेंट लाइबिलिटी पे किया गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कंटिजेंट लाइबिलिटी 1,000. देन बैड डेट्स रिकवर्ड का अमाउंट आया टू रियलाइजेशन, बैड डेट्स रिकवर्ड 500. अब इस लोन की एंट्री करना है, बस क्रॉस एंट्री कर दिए. टू लोन टू एज अकाउंट 10,000. देन बाई बीज लोन अकाउंट 15,000. ओके, नाउ पार्टनर्स कैपिटल का फाइनल पेमेंट बाई एज कैपिटल अकाउंट, फाइनल पेमेंट बाई बीज कैपिटल अकाउंट. फाइनल पेमेंट के कैपिटल अकाउंट से देख के लिख दिया 1,34,500 and 81,000. ओके, टोटल कर लेते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. समझ में आ गया कैसा है? तो यहाँ पे ये दो लोन अकाउंट जो बने हैं इसको आपको प्रॉपरली अच्छे से समझना है. ठीक है, तो समझ में आ गया जो वेरिएशंस थे. आज जो वेरिएशंस किया हमने, क्लियर.